Good morning to all of you, dear students. Today I will teach you about tenses. So please listen carefully. There are three main tenses. यानी जो टेंस हैं वो कितने प्रकार के होते हैं भाई? देयर आर थ्री मेन टेंसेज, यानी जो मुख्य हैं वे टेंस तीन प्रकार के होते हैं। कोरस्पॉन्डिंग यानी जो हम पत्र व्यवहार में यूज़ करते हैं यानी आज के समय पे यूज़ करते हैं। कोरस्पॉन्डिंग टू द थ्री डिविजन्स ऑफ टाइम, यानी जो समय है तो समय को कितने भागों में बांटा गया है भाई? थ्री डिविजन्स ऑफ टाइम, यानी समय को तीन भागों में बांटा गया है, थ्री डिविजन्स ऑफ टाइम। दीज आर, वे कौन कौन से हैं? इसमें क्या कहा गया भाई? यानी आजकल जो पत्र व्यवहार में कोरस्पॉन्डिंग जिसको कहते हैं, तो जो यूज़ करते हैं भाई, जो टेंस को यूज़ करते हैं तो टेंस को समय के अनुसार, तो समय के अनुसार कितने भागों में बांटा गया है? टेंसों को तीन भागों में बांटा गया है। टेंस कहते हैं काल को, काल मीन्स होता है समय। अब समय को तीन भागों में कैसे बांटा गया है? तो इसके बाद आगे क्या बताया गया है? ईच ऑफ दीज थ्री मेन टेंसेज, यानी ये जो तीनों मुख्य टेंस हैं हैज़ फोर फॉर्म्स, और इन तीनों मुख्य टेंस की चार फॉर्म भी होती है। ठीक है, इन तीनों मुख्य टेंस की चार फॉर्म भी होती हैं। तो अब तीनों मुख्य टेंस कौन से हैं? तीनों मुख्य टेंस के बारे में बताया गया भाई। जो प्रेजेंट टेंस है, सबसे पहले द प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस वो होता है भाई जो अभी हाल में चल रहा है, यानी जो मैं अभी हाल में आपसे बोल रहा हूँ तो ये प्रेजेंट टेंस है। ठीक है, प्रेजेंट होता है हाल में, जो काम आप अभी कर रहे हो। इसके बाद है द पास्ट टेंस, यानी जो समय बीत चुका है, जो समय बीत चुका है भी, अब से पहले जो काम हो चुका है तो वो कहेंगे पास्ट टेंस, यानी जो काम आपने पहले कर लिया उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं पास्ट टेंस, यानी जो काम आपका पहले हो चुका है, अब से पहले जो काम हो चुका है वो पास्ट में आएगा, यानी पास्ट मीन्स बीता हुआ। प्रेजेंट मीन्स जो अभी चल रहा है। द फ्यूचर टेंस, द फ्यूचर टेंस का मतलब है जो भविष्य में घटित होगा, जो इसके बाद यानी अब के बाद जो घटित होगा आने वाले समय में, तो वो क्या होगा? वो फ्यूचर होगा। जो अभी चल रहा है उसको प्रेजेंट बोलते हैं। द पास्ट टेंस यानी जो उसमें बीत गया है। द फ्यूचर, और जो भविष्य में जो उसमें आएगा। तो इस तरह से समय को तीन भागों में बांटा गया है, यानी जो समय एक तो अभी चल रहा है, द पास्ट टाइम जो उसमें बीत गया है, द फ्यूचर टेंस और जो भविष्य में आएगा। तो ये जो तीनों टेंस ऊपर बताए गए हैं, द प्रेजेंट टेंस, द पास्ट टेंस एंड द फ्यूचर टेंस, तो इनके आगे सभी के चार चार भाग हैं, यानी प्रेजेंट टेंस के भी चार भाग हैं, पास्ट टेंस के भी चार भाग हैं, फ्यूचर टेंस के भी चार भाग हैं। तो जैसे प्रेजेंट टेंस है उसका पहला भाग कौन सा है? पहला भाग है सिंपल और इंडेफिनिट। पहला भाग कौन सा है? सिंपल और इंडेफिनिट, यानी सिंपल साधारण भी कह सकते हैं, या इंडेफिनिट यानी इसको कहते हैं भाई, इसको जैसे प्रेजेंट सिंपल भी बोलते हैं या प्रेजेंट इंडेफिनिट भी बोलते हैं। क्या नाम बोलते हैं इसको? प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो प्रेजेंट सिंपल पहला ये भाग है। इसके बाद सेकंड भाग कौन सा है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, तो ये उसका सेकंड भाग है। इसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, और ये नंबर 3 पे है। और नंबर 4 पे है, नंबर 4 पे कौन सा है आपका? नंबर 4 पे है प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, यानी ये भाग आपका क्या है? नंबर 4 पे है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो आइए अब इसको भी सीरियल वाइज पढ़ते हैं, नंबर वाइज पढ़ते हैं। जैसे जो प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो उससे हम शुरुआत करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट का नाम क्या बताया था आपको? द सिंपल प्रेजेंट और द प्रेजेंट इंडेफिनिट, द सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट इंडेफिनिट। इसमें क्या कहा है अभी? कार्य जो है, जो काम अभी कर रहे हैं हम, तो उसके बारे में हमें ये नहीं पता भी वो कार्य कब तक चलेगा, यानी इसमें प्रेजेंट का है, समय अभी का है, लेकिन उसमें कार्य की क्या है? अनिश्चितता। अनिश्चितता का मतलब होता है भी हमें ये नहीं पता भी कार्य कितने समय तक चलेगा, तो उसको कहते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। इंडेफिनिट का मतलब जहाँ पर आप श्योर नहीं है, जहाँ पर आप सुनिश्चित नहीं है। इसके बाद अभी आपका द सिंपल प्रेजेंट टेंस इज फॉर्म्ड बाय यूजिंग द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस में
इज़ फॉर्म बाय यूजिंग, यानी ये बनता है किसके प्रयोग से बनता भी, द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी फर्स्ट फॉर्म के प्रयोग से सिंपल प्रेजेंट टेंस बनता है। व्हेन द टेंस इज यूज्ड फॉर द थर्ड पर्सन सिंगुलर, जब टेंस में थर्ड पर्सन सिंगुलर का प्रयोग किया जाता है, जब टेंस में थर्ड पर्सन सिंगुलर का प्रयोग किया जाता है तो आगे क्या करते हैं, जब टेंस में हम थर्ड पर्सन सिंगुलर का प्रयोग करते हैं तो वी ऐड एस और ई एस टू द फर्स्ट फॉर्म, तो हम फर्स्ट फॉर्म के साथ एस ई आई एस का प्रयोग करते हैं। अब प्यारे बच्चों, आपको ये नहीं पता होगा भाई ये हम कैसे करते हैं, मैं आपको बताता हूँ। जैसे पर्सन जिसको कहते हैं भाई प्रोनाउन, प्रोनाउन आप जानते होगे, प्रोनाउन कहते हैं सर्वनाम को। जैसे प्रोनाउन में क्या होता है भाई, जैसे एक होता है सबसे पहला जो उसके भाग होते हैं प्रोनाउन के, तो पहला भाग होता है पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन। तो पर्सनल प्रोनाउन के भाग होते हैं, उसमें उसको बांटा गया है। जैसे सबसे पहले फर्स्ट पर्सन होता है आई माई मी, आई माई मी, वी आवर अस, आई माई मी, वी आवर अस। सेकेंड पर्सन होता है यू योर यू, यू योर यू। थर्ड पर्सन होता है ही हिज हिम, सी हर हर, दे देयर देम, इट इट्स इट। तो ये जो थर्ड पर्सन होता है ना, जैसे थर्ड पर्सन मैंने कौन सा बताया है, ही हिज हिम, सी हर हर, दे देयर देम, इट इट्स इट। तो थर्ड पर्सन में जो सिंगुलर होता है ना, प्लूरल को नहीं कह रहे हम, यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर। थर्ड पर्सन में मैंने क्या बताया, जैसे ही हिज हिम, तो जो ही है, ही एक लड़के से संबंधित होता है, तो ही क्या है, सिंगुलर है, एक वचन है। इसके बाद ही के बाद क्या है भाई, सी हर हर, तो जो सी है वो भी एक वचन है। तो इसके बाद है इट, इट इट्स इट, ये भी इट भी क्या होता है, एक वचन होता है। तो जितनी भी एक वचन चीज़ें हैं ना, तो अगर एक वचन सब्जेक्ट के का प्रयोग हुआ है, अगर सब्जेक्ट के तौर पर कोई चीज़ जो आपको कह रखा है, मान लो सब्जेक्ट कोई भी है, तो अगर वो आपका एक वचन है तो हम वर्ब की फॉर्म में क्या लगाएंगे, एस या एस का प्रयोग करेंगे। अब यहाँ पर देखिए, जैसे ए काऊ, काऊ कितनी है भाई, काऊ एक है। यहाँ पर काऊ कितनी है, काऊ एक है। ए काऊ ईट्स ग्रास, यानी एक गाय क्या करती है, घास खाती है। ए काऊ ईट ग्रास, गाय कितनी है, गाय तो एक है, क्या करती है। अब गाय एक है, इसलिए ईट के साथ क्या लगा है, एस लगा है। ईट के साथ क्या लगा है, एस लगा है। एक काऊ ईट्स ग्रास, यानी एक गाय क्या करती है, घास खाती है। एक गाय क्या करती है, घास खाती है। अब आपको ये श्योर नहीं होगा अभी एस किसके साथ लगेगा, ई एस किसके साथ लगेगा। अगर आखिर में मान लो जो वर्ब दे रखी है, अगर वर्ब के आखिर में भाई आपका एस हो, ठीक है, एस के बाद भाई डबल एस हो, इसके बाद भाई एस एच हो, एस एच, उसके बाद सी एच हो, ठीक है, सी एच, इसके बाद एक्स हो, एक्स, या ओ हो, तो इनके बाद हम क्या जोड़ते हैं, इनके बाद हम क्या जोड़ते हैं, इनके बाद ई एस जोड़ते हैं। समझ गए, यानी आखिर में क्या क्या चीज़ें हों, आखिर में एस हो वर्ब के बाद, या डबल एस हो, एस एच हो, सी एच हो, एक्स हो, या ओ हो, तो उनके बाद क्या जोड़ते हैं, ई एस जोड़ते हैं। अगर ये चीज़ें ना हो वर्ब के बाद, यानी वर्ब का आखिरी अक्षर इनमें से ना हो जो आपका अभी ऊपर दिखाया गया है, तो आप सिर्फ एस जोड़ेंगे। अगर ये चीज़ें दिखा रखी है, क्या चीज़ें, जब मान लो वर्ब के आखिर में एस हो, डबल एस हो, एस एच हो, सी एच हो, एक्स हो, ओ हो, ई एस हो, तो इनके बाद आप क्या जोड़ेंगे, इनके बाद आप ई एस जोड़ेंगे। तो ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। इसके बाद है काउज, काउज ईट ग्रास। अब यहाँ देखिए भाई, यहाँ पर गायें बहुत ज़्यादा हैं, गायें क्या हैं, बहुत ज़्यादा हैं, उनको हम नहीं गिन सकते भाई गायें कितनी हैं, यानी वो एक से ज़्यादा हैं। तो इसलिए यहाँ पर क्या है, वर्ब की सिर्फ फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग हुआ है ईट का, यानी काउज ईट ग्रास। हम कह सकते हैं अगर सब्जेक्ट एक वचन होगा तो वर्ब में एस या ई एस जोड़ा जाएगा। अगर सब्जेक्ट एक वचन होगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस जोड़ा जाएगा। इसके बाद है अगर सब्जेक्ट बहुवचन है, जैसे काऊ एक से ज़्यादा है, काउज़, तो वहाँ पर अगर सब्जेक्ट के रूप में बहुवचन दिया गया है, यानी कोई बहुवचन किसी के बारे में बताया गया है, जो सब्जेक्ट है वो खुद भी बहुवचन है,
तो वर्ब की सिर्फ फर्स्ट फॉर्म लगेगी, उसमें एस नहीं लगेगा। इसका आपको ध्यान होना चाहिए भाई, सिंगुलर सब्जेक्ट में, एकवचन सब्जेक्ट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस जुड़ता है। मैंने आपको बताया था एस कहाँ जुड़ता है और एस कहाँ जुड़ता है, ये आपको बता दिया गया है। इसके बाद अगर सब्जेक्ट के रूप में बहुवचन दिया गया है तो हम सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, उसमें एस नहीं जोड़ते हैं। इसके बाद आगे चलते हैं। द नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस आर फॉर्म्ड बाय यूजिंग डू और डज। अब जो नेगेटिव या इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, यानी जो नकारात्मक या प्रश्नवाचक वाक्य है, तो वे कैसे बनते हैं भाई? डू और डज के प्रयोग से बनते हैं, यानी उनमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है? डू और डज। आपने देखा होगा जो ऊपर के मैंने 2 सेंटेंस आपको समझाए हैं, तो ऊपर के जो 2 सेंटेंस हैं वे दोनों सेंटेंस सिंपल थे भाई। तो सिंपल सेंटेंसों में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती है। जो भी सिंपल सेंटेंस होते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर, तो उसमें क्या नहीं लगता है? उसमें हेल्पिंग वर्ब डू और डज का प्रयोग नहीं होता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। सिंपल सेंटेंसों में यानी साधारण वाक्यों में हम हेल्पिंग वर्ब डू और डज का प्रयोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में नहीं करते हैं, इसका आपने ध्यान रखना है। तो प्रेजेंट ये जो डू और डज कहाँ लगता है? ये लगता है नेगेटिव में, यानी जो वाक्य नकारात्मक हो या जो वाक्य इंटेरोगेटिव हो, यानी जो वाक्य प्रश्नवाचक हो, तो वहाँ पर हम इसका यूज़ करते हैं। इसमें आगे कहा गया है ए काऊ ईट्स ग्रास। भाई एक गाय तो एक है और वो क्या करती है? एक गाय थी, इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लग गया? एस में से लग गया, यानी एस लग गया है। तो मैंने आपको बता दिया था भाई एस कहाँ लगता है, तो गाय एक है इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस लगा दिया है। ए काऊ ईट्स ग्रास, तो एक गाय घास खाती है। बट इट डज नॉट ईट मीट, लेकिन ये मांस नहीं खाती है। गाय क्या नहीं करती है? गाय मांस नहीं खाती है। बट इट डज नॉट ईट मीट। तो अब गाय है तो गाय को क्या माना गया है भाई? गाय तो जानवर है, इसलिए जानवर के लिए क्या यूज़ करते हैं? इट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। बट इट डज नॉट ईट मीट, लेकिन ये मांस नहीं खाती। अब आप देखोगे भाई जो भी सिंगुलर है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए हम क्या प्रयोग करते हैं? डज का प्रयोग करते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए हेल्पिंग वर्ब किसका प्रयोग करते हैं? हेल्पिंग वर्ब डज का हम प्रयोग करते हैं। बट इट डज नॉट ईट मीट, तो ईट के साथ क्या लगा हुआ है? डज। और ईट किसके लिए प्रयोग हुआ है? काऊ के लिए प्रयोग हुआ है, तो हमने क्या ये लगाया है अब इसके लिए? इट डज नॉट ईट मीट, ये मांस नहीं खाती है। कौन नहीं खाती है मांस? गाय नहीं खाती है। और गाय कितनी है? गाय एक है। तो अब हम कह सकते हैं अगर वाक्य नेगेटिव है, अगर वाक्य नकारात्मक है तो क्या करेंगे? अगर वाक्य नकारात्मक है तो एकवचन सब्जेक्ट के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? डज का प्रयोग करते हैं। इसका आप ध्यान रखेंगे। अगर वाक्य नकारात्मक है तो एकवचन सब्जेक्ट के लिए किसका प्रयोग होता है? डज का प्रयोग होता है। और जब भी कोई हेल्पिंग वर्ब लगाया जाता है, मान लो डू लगाया जाता है, डज लगाया जाता है। डू लगता है बहुवचन सब्जेक्ट के लिए और डज लगता है एकवचन सब्जेक्ट के लिए। और जब डू और डज लगता है तो सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, उसमें एस नहीं जुड़ता है। इसका आप ध्यान रखेंगे। जब भी हेल्पिंग वर्ब डू या डज में से लगाई जाती है, डज तो लगेगा एकवचन सब्जेक्ट के साथ और डू लगेगा प्लूरली यानी बहुवचन सब्जेक्ट के साथ। ये सिंपल वाक्य में डज और डू का प्रयोग नहीं होता है। और जब डज या डू में से हम लगाएंगे तो उनके साथ सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है, उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस कुछ भी नहीं लगता है। इसका तुमने ध्यान रखना है। इसके बाद है डू लॉयंस ईट ग्रास, क्या शेर घास खाते हैं? अब डू क्यों लगा है? वाक्य इंटेरोगेटिव है वह, इसलिए स्टार्टिंग में डू लगा है। डू लॉयंस ईट ग्रास, क्या शेर घास खाते हैं? अब शेर तो बहुत ज़्यादा हैं, लॉयंस कितने हैं? बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए स्टार्टिंग में हमने क्या यूज़ किया है? स्टार्टिंग में हमने डू का प्रयोग किया है। तो डू जो है एज ए हेल्पिंग वर्ब के रूप में प्रयोग हुआ है। तो डू लॉयंस ईट ग्रास, क्या शेर घास खाते हैं? तो डू हो गया स्टार्टिंग में हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद लॉयंस हो गया सब्जेक्ट। शेर बहुत ज़्यादा है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब किसका प्रयोग हुआ है? डू का। और हेल्पिंग वर्ब डज कहाँ आती है? एकवचन सब्जेक्ट के साथ, जैसे ऊपर मैंने बताया गया था। इससे ऊपर वाले वाक्य में
इट डज नॉट ईट मीट, ये मांस नहीं खाती है। तो ऊपर वाक्य क्या था, गाय एक थी, गाय एक होने की वजह से हेल्पिंग वर्ब किसका प्रयोग किया था, डज का। और ऊपर वाक्य कैसा था, नेगेटिव सेंटेंस था। ठीक है, इसे इसके ऊपर वाले वाक्य में दो भाग थे भाई। एक तो था कौन सा था, एक तो सिंपल सेंटेंस था, सिंपल सेंटेंस था, ए काऊ ईट्स ग्रास, ये सिंपल सेंटेंस है यहाँ तक। इसके बाद बट जो है वो कंजक्शन के तौर पे प्रयोग हुआ है। और इट डज नॉट ईट मीट, ये मांस नहीं खाती। अब इट जो है वो काऊ के लिए प्रयोग हुआ है। इट क्या है, प्रोनाउन है, थर्ड पर्सन है। और थर्ड पर्सन के साथ क्या लगा है भाई, थर्ड पर्सन सिंगुलर हो तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है, डज लगती है। वाक्य कैसा था, नेगेटिव, तो इट डज नॉट लगा देंगे। इट डज नॉट ईट, यानी डज और डू के साथ हेल्पिंग वर्ब, डज और डू के साथ सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग हम करते हैं। अब ये जो सेंटेंस अभी हमने किया है, डू लोइंस ईट ग्रास, क्या शेर घास खाते हैं, शेर बहुत ज़्यादा है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब किसका प्रयोग किया है, डू का प्रयोग किया है। नो दे डोंट ईट ग्रास, नहीं वे घास नहीं खाते हैं। नो दे डोंट ईट ग्रास, नहीं वे घास नहीं खाते हैं। तो ये वाक्य कैसा है, ये वाक्य यहाँ पर नेगेटिव है। ये वाक्य कैसा है यहाँ पर, ये वाक्य नेगेटिव है। दे डोंट ईट ग्रास, तो दे क्या है, दे किसके लिए प्रयोग हुआ है, शेरों के लिए। दे बहुवचन के लिए प्रयोग होता है, तो दे किसके लिए प्रयोग हुआ है, शेरों के लिए। तो दे डोंट ईट ग्रास, यानी वे घास नहीं खाते हैं। दे डोंट ईट ग्रास, तो डू नॉट को कैसे लिख सकते हैं भाई, डू नॉट को डोंट भी हम लिख सकते हैं। यानी जो एन के बाद एपोस्ट्रोफी या जो साइन आपको दिखाई दे रहा है, ये जो कोमास आपको दिखाई दे रहा है, तो ये यहाँ पर ओ की जगह प्रयोग हुआ है, डोंट ईट ग्रास, यानी वे घास नहीं खाते हैं। जब डू या डज आ जाएगा हेल्प वर्ब के रूप में, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे ऐसे कुछ भी नहीं लगाते हैं। इसके बाद है यूजेज ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस, यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ कहाँ कहाँ करेंगे। यूजेज ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस, टू डिस्क्राइब ए हैबिचुअल एक्शन, यानी आदत वाले कार्य को बताने के लिए। टू डिस्क्राइब ए हैबिचुअल एक्शन, यानी जो आदतें होती है किसी की, तो उसको बताने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, उसको बताने के लिए हमें किसका प्रयोग करते हैं, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। मोहन गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मोहन गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मोहन सुबह जल्दी उठता है। मोहन गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग। देन ही गोज फॉर ए लॉन्ग वॉक, तब वो लंबी सैर के लिए जाता है। अब मोहन गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, यानी मोहन सुबह जल्दी उठता है, यानी मोहन रोज़ सुबह क्या करता है, जल्दी उठता है। तो मोहन कितने लड़के हैं, मोहन एक लड़का है। ये गेट क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, तो गेट के साथ क्या लगा दिया गया, ऐसे लगा दिया गया, क्योंकि मोहन एक लड़का था, इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगा दिया, ऐसे लगा दिया। मोहन गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, यानी मोहन सुबह जल्दी उठता है। देन ही गोज फॉर ए लॉन्ग वॉक, उसके बाद वो लंबी सैर के लिए जाता है। कहाँ जाता है मोहन, लंबी सैर के लिए जाता है। तो ही किसके लिए लगा है, ही लगा है किसके लिए, मोहन के लिए। देन ही गोज, उसके बाद वो जाता है। अब गो क्या थी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी। मैंने आपको बताया था अगर आखिर में वर्ब में ओ हो तो क्या लगा देंगे, ई एस लगा देंगे। मैंने आपको ये भी बताया था भी एस किसके साथ लगेगा, ई एस किसके साथ लगेगा। तो यहाँ पर आखिर में क्या है, गो में आखिर में ओ था, तो इसलिए ओ में क्या जोड़ देगा, ई एस जोड़ देगा। देन ही गोज फॉर ए लॉन्ग वॉक, यानी मोहन की आदत के बारे में बताया गया। ये मोहन की क्या आदत है, मोहन सुबह जल्दी उठता है और उसके बाद वो सैर के लिए जाता है। इसके बाद है भी आपका टू एक्सप्रेस ए जर्नल यूनिवर्सल और साइंटिफिक ट्रूथ। तो टू एक्सप्रेस का मतलब व्यक्त करने के लिए भाई, जर्नल सामान्य, यूनिवर्सल सार्वभौमिक, और साइंटिफिक होता है वैज्ञानिक, ट्रूथ होता है सच्चाई को, यानी सामान्य, शाश्वत और वैज्ञानिक सच्चाई को व्यक्त करने के लिए। अब जो चीज़ सामान्य है या जो चीज़ शाश्वत है, निरंतर चली आ रही है, या जो चीज़ वैज्ञानिक हैं, तो उनकी सच्चाई को बताने के लिए। अब देखेंगे द सन राइजेज इन द ईस्ट, द सन राइजेज इन द ईस्ट, तो ये क्या है, एक सच बात है। द सन राइजेज इन द ईस्ट, यानी सूर्य जो है वो पूर्व दिशा से उदय होता है। हम सभी जानते हैं भी सूर्य जो है वो कौन सी दिशा में निकलता है, पूर्व दिशा में निकलता है। अब सूर्य क्या है, सूर्य तो एक है या एक से ज़्यादा है, हम कहते हैं भी सूर्य एक है। तो सन एक होने की वजह से ये क्या हो गया, सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगा देंगे, एस या ई एस। मैंने आपको बताया था ई एस कहाँ लगता है, वो मैं बता चुका हूँ। अब राइज के साथ क्या लगाया है, एस लगाया है। राइज के साथ क्या लगाया है, एस लगाया है।
तो द सन राइजेज इन द ईस्ट, यानी सूर्य पूर्व दिशा में उदय होता है, क्योंकि राइज के आखिर में ई है, और ई मैंने बताया था, मैंने आपको ये बताया था, अगर किसी के आखिर में एस हो, डबल एस हो, एस एच हो, सी एच हो, एक्स हो, ओ हो, तो उनके बाद लगेगा ई एस। तो इसके एक्स्ट्रा कोई भी लेटर दिया गया है तो उसमें सिर्फ एस लगेगा। तो द सन राइजेज, अब सूर्य उदय होता है, किस दिशा से उदय होता है? इन द ईस्ट, पूर्व दिशा से उदय होता है। ये वाक्य कैसा था? सिंपल वाक्य था, इसलिए इसमें हेल्पिंग वर्ब डू और डज का प्रयोग नहीं हुआ है। डू और डज का प्रयोग कहाँ होता है? जो वाक्य नेगेटिव हो या जो वाक्य इंटेरोगेटिव हो, वहीं पर डू और डज का प्रयोग होता है, नहीं तो हम डू और डज का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में नहीं करते हैं सिंपल वाक्यों में। इसके बाद है द वाटर एवोपरेट्स व्हेन इट बॉयल्स, यानी पानी उबलता है। ठीक है, पानी का वाष्पीकरण होता है। वाटर एवोपरेट्स, एवोपरेट्स होता है वाष्पीकरण होना। एवोपरेट्स का मतलब क्या होता है? एवोपरेट्स का मतलब होता है वाष्पीकरण होना। व्हेन इट बॉयल्स, यानी जब पानी उबलता है ना, तो क्या होता है? उसका वाष्पीकरण होता है भाई। तो अब वाटर क्या है भाई? वाटर को जो चीज़ें हम काउंट ही नहीं कर सकते, ठीक है, जो चीज़ें आप गिन ही नहीं सकते, वो सारी चीज़ें क्या होती हैं? एक वचन होती हैं। अब भाई पानी को क्या बताया गया? एक वचन बताया गया, पानी को काउंट नहीं किया जा सकता। तो वाटर एवोपरेट्स, पानी का वाष्पीकरण होता है, यानी पानी भाप बन करके उड़ता है। एवोपरेट क्या है के बाद क्या लगाया है? एस लगाया है, क्योंकि वाटर क्या है? सिंगुलर है। व्हेन इट बॉयल्स, जब यह उबलता है। तो इट किसके लिए प्रयोग हुआ है? इट होता है ज़्यादातर जंगली जानवरों के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है, निर्जीव चीज़ों के लिए भी हम यूज़ करते हैं, ठीक है, पशु पक्षियों के लिए भी हमें यूज़ करते हैं। तो वहन वाटर एवोपरेट्स, पानी का वाष्पीकरण होता है, यानी भाप बन करके उड़ना। व्हेन इट बॉयल्स, यानी जब, इट किसके लिए प्रयोग हुआ है? वाटर के लिए। इट क्या है? प्रोनाउन है, थर्ड पर्सन है, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए क्या प्रयोग करते हैं? वर्ब फर्स्ट फॉर्म में एस या एस लगाते हैं। तो बॉयल के साथ क्या लगा दिया है? एस लगा दिया है। एवोपरेट के साथ भी एस लगा है, और बॉयल के साथ भी आखिर में क्या लगा है? एस लगा है। तो क्योंकि ये क्या है? ये सिंगुलर हैं, ये दोनों चीज़ें क्या बताएगी? सिंगुलर। तो जो चीज़ें सच होना, तो सच बातों के लिए या जो वैज्ञानिक सच्चाई है उनके लिए, ठीक है। और हम इसके अलावा भी हम कह सकते हैं भाई, जैसे हम जानते हैं 2 and 2 मेक 4, भाई 2 और 2 4 होते हैं। सच बात है झूठ है? 2 को 2 से ऐड करते हैं तो क्या बन जाता है? 4 बन जाता है। 2 and 2 मेक MEKE, मेक FOUR 4, 2 and 2 मेक 4, 2 और 2 4 होते हैं। ये सच बात है भाई, ठीक है। सच बातों के लिए हम क्या करेंगे? सच बातों के लिए भी हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हमें प्रयोग करेंगे। तो इसमें कहा गया है भी, जो भी साइंस के नियम हैं, जो भी विज्ञान के नियम हैं, जैसे ये विज्ञान का नियम है, वाटर एवोपरेट्स व्हेन इट बॉयल्स, तो जब पानी का वाष्पीकरण होता है, जब ये है पानी, जब पानी उबलता है, तो ये क्या है? ये साइंटिफिक ट्रूथ है, ठीक है। और यूनिवर्सल सार्वभौमिक या सामान्य जो सामान्य सत्य है, ये बात क्या है? सामान्य सत्य है या सार्वभौमिक। द सन राइजेज इन द ईस्ट, यानी सूर्य पूर्व दिशा से निकलता है। द गंगा, जो गंगा नदी है, द गंगा राइजेज फ्रॉम द हिमालयज, यानी गंगा नदी जो है वो हिमालय से निकलती है। अब गंगा एक नदी है, तो राइज के साथ क्या लगा देंगे? एस। द गंगा राइजेज फ्रॉम द हिमालयज, गंगा हिमालय से निकलती है। तो इसका आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद है भाई जो पॉइंट है आपका सी पॉइंट में आ गए हैं। टू एक्सप्रेस ए फैक्ट विच इज़ ट्रू एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, यानी ऐसे तथ्य को व्यक्त करने के लिए जो बोलते वक्त सत्य है। ऐसे तथ्य को व्यक्त करने के लिए जो बोलते वक्त क्या है? सत्य है। हेमा मालिनी लिव्स इन मुंबई, यानी हेमा मालिनी क्या है भाई? एक्ट्रेस है, और वो कहाँ रहती है? वो मुंबई में रहती है। हेमा मालिनी लिव्स इन मुंबई, हेमा मालिनी कहाँ रहती है? मुंबई में रहती है। यानी जिसके बारे में हम जानते हैं, यानी ये बात हमें पता है अभी वो कहाँ रहती है, तो जो वाक्य, जो कथन बोलते वक्त सत्य हो, तो उसके लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। हेमा मालिनी एक है, तो इसके साथ यानी लीव के साथ क्या लगा दिया? ऐसे लगा दिया, हेमा मालिनी लिव्स इन मुंबई। इसके बाद है द एक्सप्रेस ट्रेन डज नॉट स्टॉप एट द स्टेशन, तो जो एक्सप्रेस ट्रेन है, द एक्सप्रेस ट्रेन, जो एक्सप्रेस ट्रेन है वो डज नॉट स्टॉप एट द स्टेशन, वो स्टेशन पर नहीं रुकती। अब ट्रेन तो एक है ना, तो इसके साथ क्या लगा दिया है? हेल्प वर्ब डज का प्रयोग है, क्योंकि वाक्य नेगेटिव है, नोट भी लगा हुआ है। द एक्सप्रेस ट्रेन डज नॉट स्टॉप, अब स्टॉप देखिए, स्टॉप के बाद एस नहीं लगा है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब किसका प्रयोग हुआ है? डू और डज का प्रयोग हुआ है। अब डज
डज लगा है क्योंकि सब्जेक्ट क्या है, वो सिंगुलर है, ट्रेन तो एक है, द एक्सप्रेस ट्रेन। अब इसलिए डज का प्रयोग हो गया है, डू का प्रयोग यहाँ पर नहीं किया है, क्योंकि वाक्य बहुवचन में डू का प्रयोग करते हैं, एक वचन में हेल्पिंग वर्ब डज का प्रयोग किया जाता है। द एक्सप्रेस ट्रेन डज नॉट स्टॉप एट दिस स्टेशन, जो एक्सप्रेस ट्रेन है वो स्टेशन पर नहीं रुकती। इसके बाद अभी टू एक्सप्रेस द पास्ट इवेंट्स इन ए मोर विविड वे, यानी अतीत की घटनाओं को बड़े ही सजीव ढंग से व्यक्त करने के लिए। टू एक्सप्रेस पास्ट इवेंट्स यानी अतीत की घटनाओं को व्यक्त करने के लिए, इन ए मोर विविड वे बहुत ही सजीव ढंग से, बहुत ही सजीव ढंग से। दिस यूज ऑफ द प्रेजेंट, तो प्रेजेंट के इस यूज को क्या कहते हैं, हमें हिस्टोरिकल प्रेजेंट भी कहा जाता है। तो प्रेजेंट टेंस के इस तरह के प्रयोग को हम क्या कहते हैं, हिस्टोरिकल प्रेजेंट भी कहते हैं। हेमू एंड अकबर फेस ईच अदर, हेमू और अकबर का आमना सामना होता है ऑन द बैटल फील्ड, यानी युद्ध के मैदान में हेमू और अकबर का आमना सामना होता है। अकबर शूट्स एन एरो, अकबर एक तीर चलाता है। हेमू फॉल्स ऑफ हिज एलिफेंट, हेमू अपने हाथी से गिर जाता है। हिज आर्मी रन्स अवे इन कन्फ्यूजन, उसकी जो सेना है, किसकी सेना, अकबर की, इसकी जो किसकी सेना, इसके हेमू की सेना। हिज आर्मी रन्स अवे इन कन्फ्यूजन, उसकी आर्मी कन्फ्यूजन में भाग जाती है, उलझन में फंस करके भाग जाती है। भाई कौन गिर गया है, अकबर विंस द बैटल, और अकबर युद्ध जीत जाता है। अब इसमें क्या बताया गया है, ऐसा लग रहा है कि जैसे भी युद्ध आपके सामने ही चल रहा हो, ठीक है। अतीत की घटनाओं को इस तरह से बताया गया है जैसे कि युद्ध आपके सामने ही चल रहा हो। हेमू एंड अकबर, अब कितने व्यक्ति हैं, दो व्यक्ति हैं, एक का नाम हेमू है, एक का नाम हेमू है, ठीक है। हेमू को हेमचंद्र भी बोलते हैं। तो हेमू क्या है, एक हिंदू राजा था, और अकबर क्या था भाई, मुस्लिम था। तो हेमू एंड अकबर फेस ईच अदर, तो हेमू और अकबर का फेस ईच अदर यानी एक दूसरे का आमना सामना होता है, फेस का मतलब आमना सामना होना। अब हेमू और अकबर दो हैं, यानी सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल, तो सिर्फ वर्ब की क्या लगी है, फर्स्ट फॉर्म लगी है, फेस। फेस क्या है वर्ब की, फर्स्ट फॉर्म। फेस ईच अदर यानी एक दूसरे से आमना सामना होता है, कहाँ होता है, ऑन द बैटल फील्ड, युद्ध के मैदान में। अकबर शूट्स एन एरो, अकबर एक व्यक्ति है, ठीक है, तो वो क्या करता है, तीर चलाता भी, एरो तीर को कहते हैं। अकबर शूट्स एन एरो, तो शूट्स क्या है यहाँ पर, निशाना लगाना। अकबर शूट्स एन एरो, अकबर शूट्स एन एरो, तो शूट के साथ क्या लगा है, एस लगा है, क्योंकि अकबर एक व्यक्ति, अकबर एरो, अकबर तीर चलाता है। हेमू फॉल्स ऑफ हिज एलिफेंट, तो हेमू अपने हाथी से गिर जाता है। हेमू भी एक व्यक्ति है, इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगा है, एस का प्रयोग लगा है। अभी एस या एस का प्रयोग किसके साथ होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में, जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो, जब सब्जेक्ट एक वचन हो। इसके बाद है हिज आर्मी, हिज आर्मी किसकी सेना, हेमू की सेना। हिज आर्मी रन्स अवे, तो उसकी सेना भाग जाती है। अब यहाँ पर रन्स लगा है, अभी रन्स क्यों लगा है, क्योंकि सेना किसकी है, सेना तो हेमू की है, हमें आर्मी से नहीं लेना है भी, सेना किसकी है, हिज आर्मी, उसकी सेना, किसकी सेना, हेमू की। तो हिज आर्मी है तो एक व्यक्ति की सेना, तो हिज आर्मी रन्स अवे इन कन्फ्यूजन, उसकी जो सेना है वो उलझन में फंस करके भाग जाती है। हिज आर्मी रन्स अवे इन कन्फ्यूजन, उसकी सेना उलझन में फंस करके भाग जाती है। अकबर विंस द बैटल, और अकबर युद्ध को जीत जाता है। अकबर विंस द बैटल, तो कौन जीत जाता है, अकबर जीत जाता है। अकबर कितने व्यक्ति है, भाई अकबर एक व्यक्ति है, विंस मीन्स जीतना, तो एक व्यक्ति साथ यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगा दिया है, हमने एस या एस का प्रयोग कर दिया है। इसके बाद भी नेक्स्ट है, नेक्स्ट में क्या बताया गया है, इन डिस्क्राइबिंग रनिंग कमेंट्री, यानी आंखों देखा हाल बताने के लिए, आंखों देखा हाल बताने के लिए तो भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। अशोक पासिस द बॉल, अशोक पासिस द बॉल टू रमेश, यानी अशोक बॉल को किसके पास पहुंचाता है, अशोक बॉल को पहुंचाता है रमेश के पास में। अशोक किसके पास बॉल को पहुंचाता है, अशोक बॉल को पहुंचाता है रमेश के पास में। एंड ही हिट्स इट इनटू द गोल, और वो उस बॉल को कहाँ पहुंचा देता है, गोल में, जो गोल होता है वो उसको वहाँ पहुंचा देता है। तो अब अशोक कितनी लड़के हैं, अशोक तो एक लड़का है, इसलिए पास, पास में क्या है अभी आखिर में डबल ऐसा है तो ई एस जोड़ दिया। अशोक पासिस द बॉल, अशोक बॉल को पास करता है, किसके पास करता है, टू रमेश, रमेश के पास, यानी अशोक बॉल को रमेश के पास पहुंचाता है।
यानी ऐसा लग रहा है भी जैसे मैच आपके सामने ही चल रहा हो, हमें ऐसा लगता है। यानी इसको कहते हैं रनिंग कमेंट्रीज। यानी जब जैसे आप रेडियो के ऊपर भाई कोई मैच सुनते हैं, भाई कोई क्रिकेट का मैच चल रहा हो और आप उसको सुनते हैं, आपको ऐसा लगेगा जैसे भी आप टीवी के सामने बैठे हुए हो, क्योंकि जो कमेंटेटर होते हैं वो इस तरह से भी अपनी कमेंट्री करते हैं कि ताकि आप पल पल ऐसा लगता है भी जैसे कोई खिलाड़ी बॉल के पीछे भाग रहा है, ठीक है, तो दूसरे खिलाड़ी रन लेने लग रहे हैं, तो वे सारी चीज़ें ऐसे बताते हैं जैसे कि वो मैच बिल्कुल आपकी आंखों के सामने चल रहे हो, तो आप रेडियो पे नहीं सुन करके टीवी के सामने बैठे हुए हो, तो उनको सुन करके ऐसा लगता है। इसको कहते हैं रनिंग कमेंट्रीज। तो अशोक बॉल को किसके पास करता है? रमेश के पास में, एंड ही हिट्स इट इनटू द गोल, और रमेश उस बॉल को कहाँ पहुँचा देता है? रमेश उस बॉल को गोल में पहुँचा देता है। तो यहाँ पर अशोक एक लड़का था, इसलिए पास के साथ क्या लग गया? ES। अशोक पास द बॉल टू रमेश, किसके पास बॉल पहुँचाई है? रमेश के पास। और रमेश ने क्या किया है? एंड क्या है? एंड यहाँ पर कंजक्शन है। एंड क्या है भाई? एंड यहाँ पर कंजक्शन है। एंड्स ही, एंड्स एंड ही एक लड़का है, एक कौन है? रमेश। तो रमेश के बारे में, रमेश तो एक वचन है, तो एंड ही हिट्स इट इनटू द गोल है। हिट के साथ क्या लगा है? एस लगा है। एंड ही हिट्स इट इनटू द गोल, और उसको गोल में पहुंचा देता है। तो प्यारे बच्चों, ये जो मैंने आपको बताया था अभी, एस किसके साथ लगेगा, ES किसके साथ लगेगा, तो ये मैंने ऊपर बता दिया है। आप उसको रिवाइज़ कर लेंगे। तो जितने भी रूल यहाँ पर बताए गए हैं आप उनको भी रिवाइज़ करेंगे, क्योंकि रिवीजन से ही आप इसको अच्छी तरह से तैयार कर पाएंगे। ये आपका सबसे पहला टेंस था, क्या नाम था इसका? द सिंपल प्रेजेंट और द प्रेजेंट इंडेफिनिट। अगर इसमें अभी भी कोई आपका डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना डाउट लिख करके मेरे पास भेज सकते हैं। और आप मेरे को ये बताना भी आपको ये वीडियो कैसी लगी। इसको अगर आपको पसंद आए तो इसको लाइक करना, अपने दोस्तों में शेयर करना, सब्सक्राइब भी करना। जो बच्चे नए जुड़े हैं वे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मेरे चैनल का नाम है इंग्लिश बाई मंजीत, MANJIT, सिंह SINGH, लठवाड़ LATHWAL लठवाड़। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर लेना, ताकि जितनी भी वीडियोज़ मैंने अभी तक अपलोड की हैं तो आप उन सभी वीडियोज़ को देख सकें। ये चैनल सभी बच्चों के लिए है, तो आप इस चैनल पर विजिट ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।